स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल बिना किसी संकेत के। डूबने का कर्ज। रुद्री ने डरते भाव से नंदिनी की ओर देखा। नंदिनी के विवरण के अनुसार डूबने का कर्ज पूर्वी समुद्री किले में काफी समय से था। डूबने के अभिशाप के भी कई मामले थे, लेकिन चूंकि शहर समुद्री युद्ध के मैदान पर था, इसलिए उनकी मौत के लिए राक्षस प्राणियों को दोषी ठहराया गया था। पीड़ितों ने अपनी मृत्यु से पहले कोई संकेत नहीं दिखाया और अपने पीछे कोई सुराग भी नहीं छोड़ा। परिणाम स्वरूप कोई भी वास्तव में डूबने के अभिशाप का कारण नहीं बता सका। यह काफी डरावना लगता है, रेणु ने स्वीकार किया। प्रशिक्षकों ने मुझे यह भी बताया कि उसके समूह ने पहले भी एक शव का परीक्षण किया था, लेकिन उन्हें इससे कोई सुराग नहीं मिला। हालांकि कुछ समय बाद समूह का एक सदस्य डूबने के अभिशाप से मारा गया। इसके बारे में सबसे डरावनी बात यह है कि इसका कोई संकेत नहीं है, जैसे कि यह घटना पूर्वी समुद्री किले में लोगों के साथ बेतरतीब ढंग से हो रही है। नंदिनी ने उन्हें बताया। भले ही यह एक अजीब बीमारी है, इसका कोई कारण होगा। यह कैसे संभव है कि डूबने वाले अभिशाप के बारे में कोई सुराग न मिले? रुद्री ने पूछा। नंदिनी ने अपना सिर हिलाया। वह आसपास पूछने और डूबने के अभिशाप के बारे में जानकारी इकट्ठा करने गई थी, लेकिन उसे केवल इतना पता चला कि इसके बारे में कोई संकेत या सुराग नहीं था। अजीब बात है, क्या जापानी डरे हुए नहीं है? अगर हमारे देश में ऐसा कुछ हुआ होता तो लोग पागल हो जाएंगे, रेणु ने कहा। हम पूर्वी समुद्री किले में हैं। हर ज्वार उठने पर राक्षस प्राणियों के हाथों बहुत से लोग मारे जाते हैं। डूबने का अभिशाप इसकी तुलना में अक्सर नहीं होता। अभी भी लोग मर रहे हैं केवल इसलिए कि कम हताहत हुए हैं। वे इसे कैसे अनदेखा कर सकते हैं? अगर यह किसी प्रकार की महामारी बन गई तो परेशानी होगी। क्या किसी को हांगजो में प्लेग के बारे में पता है? लोगों ने नहीं सोचा था कि यह कुछ गंभीर है, लेकिन अधिक लोग मरने लगे और अंत में उन्हें पता चला कि यह पश्चिमी पहाड़ों में सिल्वर स्काई लूरर का काम है। जियांग ने गंभीर स्वर में डांटते हुए कहा। लेकिन हांगजो में किले की रक्षा काफी ठोस है। यहाँ तक कि राक्षस प्राणियों का एक झुंड भी इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। क्या उन्होंने शीघ्र ही प्लेग का समाधान नहीं ढूंढ लिया था? मैंने सुना है कि एक युवक इलाज ढूंढने में कामयाब रहा। मुझे लगता है कि उसका नाम अनिरुद्ध या कुछ और था, हेमराज ने कहा। क्या आप गंभीरता से सोचते हैं कि यह इतना आसान था? जियांग ने खंडन किया, जो समझाने लगा। बाजो का पुराना पूर्वज सिल्वर स्काई रूलर था। इसके बाद हेवनली ईगल्स की सेना ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। सौभाग्य से प्रभारी जनरल ने निर्णायक रूप से सैनिकों को उन्हें समय पर मारने का आदेश दिया। उन्होंने हेवनली ईगल्स को पर लाखों खर्च किए, फिर भी वे सभी अपने सवारों के हाथों मारे गए। तुम्हें अंदाजा नहीं था कि यह कितना क्रूर था। क्या तुम सच में हो? ऐसी बात थी? सबकी आंखें फैल गई। समाचार में ऐसा कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया जो जियांग ने उन्हें बताया था। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो समाचारों में दर्ज नहीं होती। क्या आप जानते हैं कि प्लेग वास्तव में एक काउंसिल मैन द्वारा शुरू किया गया था जो नकली रक्त सीरम का उत्पादन कर रहा था? जियांग ने बात को जोड़ा। अरे, क्या तुम गंभीर हो? नकली रक्त सीरम? क्या उसने सचमुच ऐसा कुछ बनाने का साहस किया? क्या यह संभव भी था? जब जियांग ने सभी की प्रतिक्रिया देखी तो उसने ठंडे स्वर में कहा, प्लेग एक अभिशाप से कहीं अधिक डरावना है। और आमतौर पर एक अभिशाप केवल एक इकाई को प्रभावित करता है, लेकिन एक प्लेग पूरे समुदाय पर विनाश लाएगा। मेरी राय में जापानी सरकार को इस पर अधिक ध्यान देना चाहिए। अगर यह प्लेग में बदल गया तो कुछ भी करने में बहुत देर हो जाएगी। नंदिनी ने सिर हिलाया। उसने देखा था कि 1 मिनट पहले अपनी जीवंत उपस्थिति के बावजूद महिला का अंत कैसे हुआ। सबसे भयावह बात यह है कि वह यह भी नहीं भूल सकी कि अपनी मौत से पहले वह महिला कैसे पागलों की तरह समुद्र की ओर भाग रही थी। वैसे भी यह हमारा काम नहीं है। यहाँ इस पर चर्चा करने का क्या मतलब है? जब जापानी सरकार को कोई परवाह नहीं है तो हमें क्यों चिंता हो रही है? गगन ने अन्यथा सोचते हुए बोला।
हमेशा ऐसी बीमारियां होती हैं जिन्हें हम कभी समझा नहीं सकते। शायद वे लोग हर दिन समुद्री राक्षसों से लड़ने के दबाव से उदास महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने कुछ दवा ली और खुद को मारने के लिए समुद्र में कूद गए। सूर्या ने कहा, आइए कल पर ध्यान केंद्रित करें। मैंने पहले ही किले के चारों ओर पूछ लिया है। इस बार ज्वार अधिक दूर गिर गया था, जिसका अर्थ है कि कल ज्वार की वृद्धि अत्यधिक होने वाली है। हमें अपने पास मौजूद इक्विपमेंटों की ऊर्जा को फिर से भरना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि वे कल की लड़ाई के लिए तैयार हो। कुछ आपातकालीन उपचार सीरम भी लेना याद रखें। सुनिश्चित करें कि आपके पास एंटीडोट्स की पर्याप्त आपूर्ति हो। समुद्री राक्षस अपने जहर के लिए कुख्यात है। अपना बचाव कम मत रखना, मेघना ने उन्हें चेतावनी दी। डूबने का अभिशाप काफी समय से बना हुआ था। यदि जापानी इसके पीछे का कारण खोजने में असमर्थ थे तो वे भी कुछ नहीं कर सकते थे। उनकी एकमात्र पसंद मौजूदा मामले पर ध्यान केंद्रित करना था। क्या आदर्श टीम में वापस आ रहा है? जियांग ने नंदिनी से पूछा। नंदिनी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह गधा टीम में वापस आ रहा था या नहीं, इससे उसे कोई मतलब नहीं था। टोक्यो के उत्तर में एक पर्वत पर, जिस पर्वत का नाम क्यू पर्वत था, क्यू पर्वत टोक्यो का एक प्रसिद्ध आकर्षक था। इसमें पहाड़ों, झरनों और मंदिरों के सुंदर दृश्य थे। नदी के किनारे कैंपिंग स्थल भी थे और सही मौसम के दौरान उग्र लाल पत्तियों वाले बहुत सारे मेपल के पेड़ भी थे। आदर्श ने पहाड़ पर चाहत का पीछा किया और तुरंत साफ पानी और बहुत सारे कंकड़ से समृद्ध नदी के दोनों किनारों पर कई परिवारों को तंबू लगाए हुए देखा। यह एक शांतिपूर्ण, दिल को छू लेने वाला दृश्य था। आधुनिक शहरों में लोगों के लिए यह एक चलन था। कंक्रीट की इमारतों, शहरों के शोर शराबे से दूर जाना, ताज़ी हवा में सांस लेकर और स्वच्छ भोजन करके प्रकृति का आनंद लेना और उसकी सराहना करने का समय था। यह चीज आप ही वापस ले लो, सचमुच यह मेरे समय की बर्बादी है। इस सुखद दृश्य ने आदर्श के दिल की नाराजगी को दूर नहीं किया। वे लाइकराम जी के पुराने दोस्त को खोजने के लिए यहाँ आए थे, फिर भी पता चला कि उस व्यक्ति की 3 दिन पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। आदर्श को गंभीरता से संदेह हो रहा था कि क्या वह आदमी वास्तव में लाइकराम जी का दोस्त था। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसका दोस्त पहले ही मर चुका है और वह उसके लिए शोक मनाने भी नहीं आया। यहाँ तक कि उन्होंने आदर्श से उस आदमी को दुष्ट गोला पहुंचाने के लिए भी कहा। बूढ़ा आदमी हमेशा से एकांत में रह रहा था। उन्होंने किसी भी आधुनिक संचार उपकरण का उपयोग नहीं किया और उन्होंने कभी किसी को यह भी नहीं बताया कि वह कैसे काम कर रही है। इसकी सबसे अधिक संभावना है कि लोगों को कम से कम आधे साल के बाद ही पता चला कि वह मर चुका है, अगर हम उस तक गोला पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे होते। चाहत बूढ़े व्यक्ति के प्रति बेहद सम्मानजनक थी। दूसरी ओर आदर्श का धैर्य खत्म हो रहा था। क्या उन्होंने गोला देने के बाद उसे युद्ध आत्मा देने का वादा नहीं किया था? उसका स्विफ्ट स्टारवुल्फ अभी भी अपग्रेड होने का इंतजार कर रहा था। उस बूढ़े आदमी का दोस्त बनने से पहले कुछ दिन और इंतजार क्यों नहीं कर सका? उसे कम से कम गोला साफ करने के बाद मर जाना चाहिए था। अब क्या गोला अभी भी उसके हाथ में था? आप पहले से रखे, हम पहाड़ के नीचे जाने के बाद शिक्षक से संपर्क करेंगे। चाहत गोले से पूरी तरह से डर गई थी। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वह इसे अपने पास रख ले। जब वे लगभग पहाड़ी के नीचे थे तब आखिरकार उनके फोन में सिग्नल आ गए। आदर्श सोच रहा था कि जापान का मोबाइल नेटवर्क कवरेज हर क्षेत्र में क्यों उपलब्ध नहीं है। क्यों पर्वत पर कोई सिग्नल क्यों नहीं थे? बकवास, मेरी प्रेमिका मुसीबत में है। आदर्श ने अपना फोन निकाला और देखा कि उसमें बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। ये सभी आहन के थे। तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन सी है? चांदी के बालों वाली। यह लो, मैं पूर्वी समुद्री किले की ओर जा रहा हूं। आदर्श ने तुरंत स्विफ्ट स्टारवुल्फ को बुलाया। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल, निकट आता ज्वार। चाहत ने अपना हाथ लहराया और आदर्श को भागने से रोकने के लिए स्विफ्ट स्टारवुल्फ के पैर के चारों ओर एक जादुई बेल लपेट दी। रुको, गोला बनाए रखो, मैं तुम्हें पूर्वी समुद्री किले में ले जाऊंगी।
मिस सब क्या है? मुझे यहाँ पर गोला पहुंचाने के लिए कहा गया था और मैंने अपनी भूमिका पूरी कर ली है। आपने मुझे वो इनाम नहीं दिया जिसका आपने वादा किया था और अब आप मुझसे और अधिक शारीरिक श्रम करने के लिए कह रही है। आदर्श ने विरोध किया। क्या आप अंतिम लाल दानव के बारे में और अधिक जानने में रुचि नहीं रखते? चाहत ने पूछा। ठीक है, लेकिन हम पहले समुद्री किले पर जाएंगे। हम गोले से बाद में निपटेंगे। क्या आप निश्चित है कि आप टोक्यो शहर में इस प्राणी की सवारी कर रहे हैं? आपके पास परमिट नहीं है? चाहत ने स्विफ्ट स्टारवोल्फ की ओर इशारा करते हुए कहा। मेरे पास अपने देश में कभी परमिट नहीं था, लेकिन फिर भी मैं उसकी सवारी करता हूँ। आदर्श ने अपना हाथ लहराया और स्विफ्ट स्टारवोल्फ के प्यारे सिर को थपथपाया। स्विफ्ट स्टारवोल्फ ने अपना सिर उठाया और नीले आकाश में चिल्लाया। जो जापानी परिवार पास में डेरा डाले हुए थे वे तुरंत घबरा गए। अरे, तुम्हें चिल्लाने के लिए किसने कहा? क्या तुम चिल्लाए बिना भाग नहीं सकते? और तुम जल्दी आओ, मेरा समय बर्बाद करना बंद करो। पहाड़ के नीचे बहुत सारे टेढ़े मेढ़े रास्ते थे, लेकिन स्विफ्ट स्टारवोल्फ अपनी गति बनाए रखने में कामयाब रहा। जब भी कोई तीखा मोड़ आता तो वह जितनी जल्दी हो सके पहाड़ से नीचे उतरते हुए ढलान से नीचे कूद जाता। भेड़िया, इस महिला का चेहरा याद रखे। वह आपके उन्नयन के लिए आपकी युद्ध आत्मा की ऋणी है। स्विफ्ट स्टारवोल्फ चिल्लाने ही वाला था कि उसे याद आया कि उसे अपनी इच्छा अनुसार जाने की इजाजत नहीं है। उसने जल्दी से आधी आवाज वापस ले ली। क्यू पर्वत से पूर्वी किले तक की यात्रा में सिर्फ टोक्यो शहर को पार करना शामिल नहीं था। दूरी आदर्श की कल्पना से कहीं अधिक थी। जब वे अंततः समुद्री हवा को महसूस करने के लिए काफी करीब आए तो आदर्श को पता चला कि आकाश का रंग बदल गया था और वह गहरे भूरे रंग का था, मानो कुछ ही समय में भारी बारिश होने लगी हो। हवा, बादलों और हवा की नमी को देखते हुए ज्वार का उदय बड़ा होने वाला है। आशा करते हैं कि बारिश नहीं होगी। चाहत ने भुएं चढ़ा ली। उसकी निगाहें पूर्वी समुद्री किले की दिशा में टिकी थी। विशाल ज्वार वृद्धि में क्या खराबी है? आदर्श ने पूछा। चाहत टोक्यो के एक विश्वविद्यालय में गई। वह एक प्रशिक्षु के रूप में कई बार पूर्वी समुद्री किले में आई थी, लेकिन वह समुद्री युद्ध क्षेत्र की प्रशंसक नहीं थी। परिणाम स्वरूप वह पारिवारिक व्यवसाय में वापस चली गई। हर बार ज्वार उठने पर समुद्री राक्षसों की सेना अटैक करती है। जितना बड़ा ज्वार उठेगा समुद्री जीवों की संख्या उतनी ही अधिक होगी। पूर्वी समुद्री किला एक शहर है जिसे समुद्री पुनर्ग्रहण के एक हिस्से के रूप में बनाया गया है। सड़कों पर ज्वार का आना सामान्य बात है। किले में पूर्व निर्धारित क्षेत्र युद्ध क्षेत्र का हिस्सा है। चाहत ने समझाया। ओह, यह काफी दिलचस्प लगता है। जब आदर्श ने समुद्री राक्षसों के खिलाफ लड़ाई के माहौल के बारे में सुना तो वह उत्साहित हो गया। एक शहर के अंदर लड़ना, यही उसकी खासियत थी। वह एक सिटी हंटर हुआ करता था। इस बात का जिक्र नहीं है कि वह शैतान नगरी के खिलाफ उसकी अधिकांश प्रभावशाली लड़ाइयाँ भी शहर में ही हुई थी। क्या आप पानी के भीतर लड़ने में अच्छे हैं? चाहत ने तेजी से पूछा। वास्तव में नहीं, क्योंकि मेरा मुख्य हथियार फायर है, आदर्श ने उत्तर दिया। पूर्वी समुद्री किले में फॉर्मेशनों की सावधानी पूर्वक योजना बनाई गई है। जब ज्वार उठेगा तो सभी सड़कों पर पानी भर जाएगा। जो लोग पानी के भीतर लड़ने में सक्षम नहीं है वे इमारतों के ऊपर रह सकते हैं। इमारतों के बीच अंतराल बड़ा नहीं है जिससे मैजिशियन छतों के बीच स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। यदि आप मुश्किल में हैं तो आप उन क्षेत्रों में भाग सकते हैं जिन पर अभी तक अटैक नहीं हुआ है और उन गलियों का उपयोग करें जो समुद्री राक्षसों के लिए बहुत छोटी है। चाहत ने तुरंत आदर्श को युद्ध के माहौल पर एक संक्षिप्त सबक दिया। आपने जो कहा उसे सुनने के बाद मैं लड़ाई के लिए प्रतीक्षा नहीं कर पा रहा हूँ। आदर्श की मुठ्ठियां में खुजली होने लगी। जापान आने के बाद उसे अभी तक एक सुखद लड़ाई का अनुभव नहीं हुआ था। चाहत ने उसे याद दिलाया। बेहतर होगा कि आप पहले पूछे कि वे किस क्षेत्र में हैं। अरे हाँ। पूर्वी समुद्री किले पर पहुंचने के बाद आदर्श ने तुरंत दो शानदार बांध देखे। एक दूसरे की तुलना में काफी लंबा था। बांध समुद्र तट पर अर्धचंद्राकार आकार में फैले हुए थे। जैसे ही ज्वार धीरे धीरे बांधों के पास पहुंचा पूर्वी समुद्री किला जल्द ही एक मजबूत जादुई ऑरा से ढक गया। ऐसा लगा जैसे
कई मैजिक फॉर्मेशनें एक्टिवेट हो गई हो। जैसे ही मैजिक फॉर्मेशनों की ऊर्जाएं टकराई, किला तुरंत रंगीन रोशनी से ढक गया। छोटे बांध से 100 मीटर दूर होने से लेकर बांध के निचले हिस्से तक पहुंचने तक ज्वार बढ़ता रहा। हर बार जब लहरें बांध से टकराती थी तो वह तेज होती थी, जोर का झटका होता था और पानी एक बड़े तूफान की तरह बरसता था। प्राचीन राजधानी के विपरीत, जहां मैजिशियन मरे हुओं को दीवारों के सहारे रोके रखते थे, छोटा बांध एक सीमा के रूप में कार्य करता था जो युद्ध के मैदान का प्रतिनिधित्व करता था। जापानियों ने ज्वार को किले में प्रवेश करने से रोकने की कोशिश नहीं की, ना ही उन्होंने समुद्री राक्षसों को किले पर अटैक करने से रोका। छोटे बांध पर एक भी गार्ड नहीं था, क्योंकि वे सभी एक पंक्ति में खड़े होकर ऊंचे बांध पर चले गए थे। लंबा बांध टोक्यो की तटरेखा के लिए रक्षा की वास्तविक रेखा थी। वह पहाड़ की चट्टान जितना ऊंचा और स्टील जितना मजबूत था। इस बीच पूर्वी समुद्री किले को 32 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक क्षेत्र में इमारतों की छतों पर जादूगर खड़े थे। काफी ऊंचाई से नीचे देखने पर जादूगरों की संख्या भी चौंकाने वाली थी। किले के पास आने वाला ज्वार एक प्राकृतिक घटना से बहुत दूर था। यहाँ तक कि सबसे तेज प्राकृतिक ज्वार की लहरें भी लगभग 10 मीटर ऊंची होती थी। फिर भी इतनी ऊंचाई की लहर हर एक इंसान को उसके सामने खड़े होने पर तुच्छ महसूस कराने के लिए पर्याप्त था। किले के पास आने वाले ज्वार का निर्माण अनगिनत समुद्री राक्षसों द्वारा एक साथ अपना जादू चलाकर किया गया था। इसकी ऊंचाई आसानी से छोटे बांध से अधिक हो सकती है। यह समुद्र की एक विशाल जीभ की तरह थी, जो समुद्री किले को अपने पेट में समा लेने की कोशिश कर रही थी। बड़ी गड़गड़ाहट हुई। आदर्श और चाहत इसे दूर से सुन सकते थे, यहां तक कि जमीन भी कांप रही थी। पूरे आसमान में बादल बिना उनके बीच एक भी अंतराल के जमा हो गए थे। प्रचंड लहर स्पष्ट बादलों से जुड़ी हुई थी। वह आश्चर्यजनक दृश्य और उसके द्वारा लाया गया भय आदर्श की कल्पना से बिल्कुल परे था। इसके अलावा आदर्श पहले से ही किले की ओर आ रहा विशाल लहर पर काले बिंदु देख सकता था। बिंदु लहर पर सघन रूप से बिखरे हुए थे। वह यह बताने में असमर्थ था कि काले बिंदु कितनी दूर थे, लेकिन पूर्वी समुद्री किले के लोग स्पष्ट रूप से जानते थे कि काले बिंदु समुद्री राक्षस थे जो अपने शरीर को पानी से बाहर निकाल रहे थे। दृश्य भयानक फिर भी शानदार था। यदि छोटे बांध को निगलने वाला ज्वार रात का आकाश था, तो समुद्री राक्षस उसमें बिखरे हुए सितारों की तरह था। यहाँ तक कि पानी की आने वाली दीवार से दूर खड़े होकर भी हर कोई अभी भी जबरदस्त डर महसूस कर सकता है, जो एक मजबूत दिल को टुकड़े टुकड़े करने के लिए पर्याप्त है। हे भगवान, यह एक बहुत बड़ा ज्वार है, चाहत ने चिल्लाकर कहा। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। लहर ने बादलों को लगभग जमीन पर गिरा दिया। आदर्श ने आश्चर्य से सहमति व्यक्त की। आपकी टीम किस क्षेत्र में है? 20वें। ज्वार के आकार को देखते हुए 10वीं के बाद हर क्षेत्र में निश्चित रूप से बाढ़ आ जाएंगी। 20वें जोन की आधी इमारतें पानी के भीतर होगी। समुद्री राक्षस स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकेंगे, चाहत ने कहा। क्या वे ठीक हो जाएंगे? आदर्श थोड़ा घबराया हुआ महसूस कर रहा था। आदर्श ने सोचा कि समुद्री युद्ध क्षेत्र उसके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने पहले ही प्राचीन राजधानी की आपदा का अनुभव कर लिया था। हालांकि अंततः उसे एहसास हुआ कि यहाँ की लड़ाइयाँ प्राचीन राजधानी के आसपास सूरज डूबने के समय मरे हुए लोगों की लड़ाइयों से भी अधिक अजीब थी। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।